Hello, friends. So, what we are going to do, हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? वी आर गोइंग टू सॉल्व लास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स, स्पेशली जो पिछले 5 साल के हैं उन्हें इस तरीके से देखना कि हम उनमें से थीम्स को निकाल सकें और देखें कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ये अदर वीडियोस के जैसा नहीं होगा कि मैं सिंपली आपको क्वेश्चन बताऊं, उसका आंसर एक्सप्लेन कर दूं एंड बस कहानी खत्म। नो, हम साथ ही साथ एक गूगल डॉक शीट बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। सो हमने क्या किया कि यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स ये का हम पेपर उठा रहे हैं और वी विल डिस्कस ऑल दी 150 क्वेश्चंस। हम क्या करेंगे कि हम उन्हें सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करने की कोशिश वी विल डू। ये मैं पहले से नहीं कर रहा हूँ, इसे हम साथ साथ देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है और उसके बेसिस पे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन सा टॉपिक अब हमें करना चाहिए। सो हम बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज के बेसिस पे अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर लेंगे। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। मेरे पास इनका सब्सक्रिप्शन है एंड मैंने ऑलरेडी इस पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है पहले, आज से 3 महीने पहले, जब आर ओ की प्रिपरेशन आई हैव स्टार्टेड। अच्छा, वन मोर थिंग, ये वीडियो स्पेशली आर ओ एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, ये जो वीडियोस अभी आने वाले हैं, है ना। सो यस, सो लेट्स स्टार्ट। So first question is, according to the Union Budget 2023-24, how many Skill India centers are to be set up across different states to skill youth for international opportunities? सिंपल क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में टोटल कितने स्किल इंडिया सेंटर्स ओपन होंगे, और ये अनाउंस हुआ था यूनियन बजट 2023 में। सो आंसर इज 30। अच्छा देखिए, बिकॉज ये पेपर अभी 2023 का है, मई जून के आसपास हुआ था, तो इसमें आए हुए ऑल क्वेश्चन इंक्लूडिंग द करेंट अफेयर क्वेश्चंस एज वेल, वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अलावा जो ओल्ड पेपर्स होंगे लाइक 2022, 2021, उनके क्वेश्चंस करेंट अफेयर के जो होंगे वो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा, वो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, बशर्ते कि हम उनसे उनकी थीम निकाल सकें कि किस थीम पर बेस्ड करेंट अफेयर क्वेश्चन आया था, फैक्चुअल था या एनालिटिकल था, ये चीज़ हम उनसे देख पाएंगे। यहाँ तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 30। हम एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। सो एज यू कैन सी, हाँ, यहाँ पे इसकी की पॉइंट है कि ये जो यूनियन बजट 2023-2024 आया था, इसमें था कि जो मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 विल बी लॉन्च टू स्किल लैक्स ऑफ यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब अगले 3 साल में, है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 या 4.0। सो पॉइंट इज दैट कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च कब हुआ था, ये आपको आना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। हम इसे सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली, पीएम प्रधानमंत्री कौशल योजना लॉन्च इन विच ईयर। मैं फिर बता रहा हूँ, वी आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विथ, हमें साथ साथ चाहिए लॉन्च इन विच ईयर, है ना, लॉन्च डेट। सो ये लॉन्च हुई थी 15 जुलाई 2015। डेट याद हो ना हो, ईयर आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, है ना। सो अगर मोदी सरकार 2014 में आई थी, तो 2000, क्योंकि अभी भी बीजेपी की
गवर्नमेंट है। तो 2014 से लेके और अभी तक में जो मेजर स्कीम्स आई हैं, नॉट ऑल, आप पीएचडी नहीं हो सकता, आपको सारी स्कीम्स याद नहीं होने वाली। सो ऑप्शन एलिमिनेट हो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़े बहुत आपको पता हो। जैसे 2014 अगर मैं बताऊं तो उसमें आपका मेक इन इंडिया आया था, जो मेक इन इंडिया था, स्वच्छ भारत अभियान था, है ना? सो ये 2014 में आए थे। सेम ऐसे ही जो आयुष्मान स्कीम थी वो 2018 में आई थी। अभी अपन ने अब देखिए ये मुझे याद है ना? सो ऐसे ही आपको कुछ तो रट्टे होने चाहिए कि अच्छा आयुष्मान स्कीम 2018 में, आर्टिकल 370 जो आर्टिकल 370 था उसको हटाया था 2018 में, है ना? एंड ऐसे ही कुछ और बताइए, कुछ इम्पोर्टेंट नाम, मतलब आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, आपने आयुष्मान, हाँ, एक और बहुत फेमस स्कीम है, प्रधानमंत्री जन धन स्कीम। तो जन धन योजना आपको पता होनी चाहिए, ये भी 2014। अब देखिए 2014 में 3 देख ली हमने, कौन-कौन सी? मेक इन इंडिया, है ना? आई एम श्योर मेक इन इंडिया, जन धन योजना एंड स्वच्छ भारत अभियान, ये 2014। 2015 में आया प्रधानमंत्री कौशल योजना। 2018 में आया आयुष्मान योजना, आरोग्य वाला, है ना? एंड देन 2019 में आपका 2019 में आपका क्या था हमारा? 2019 में आर्टिकल 370, धारा 370 को हटा दिया था, उसका एब्रोगेशन था। देन जब आपका कोरोना आया था 2020 में, तब प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम मतलब आपकी लॉन्च हुई थी। स्वनिधि इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार के बजट में इसको बारे में बताया गया था। सो पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 में आई थी, है ना? एंड देन आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत जो था वो कब, वो भी 2020 में लॉन्च हुआ था, और ये भी कोरोना के इफेक्ट में लॉन्च हुआ था, टू फाइट कोविड 19 पेंडेमिक इन इंडिया, है ना? सो आत्मनिर्भर भारत अभियान ये, है ना? देन आपका आता है क्या? आई थिंक मैंने आपको मेक इन इंडिया ऑलरेडी बता दिया है कि मेक इन इंडिया 2014 में ही आया था, है ना? ये आपको पता ही है। ओके, इसके साथ इस साल कौन सी स्कीम आई? जैसे ये 2024 है, 2024 तो मैं नहीं कहूँगा, 2023 का जो बजट है उसमें जो स्कीम आई थी वो इम्पोर्टेंट है, जैसे महिला सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो आई ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैंने, देखिए मैं फिर बता दूं, यही तो पॉइंट है हमारा कि हम निकाल सके कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना? सो अगेन हमारा फो अभी अच्छे से, ये था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सो ये आया था आपका 2018 ही था ना? 2018 था? नहीं नहीं, 2016। एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं। पीएम कौशल पीएम कौशल विकास योजना, सॉरी 2015, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये 2015 था, हमने देखा था, मुझे ही याद नहीं रहा, होता है, इसीलिए तो हम बार बार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आई थी। चलिए एक और देख लेते हैं, मुझे अभी अभी याद आया, पीएम किसान स्कीम, है ना? प्रधानमंत्री किसान, जिसके तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं, है ना? एंड इन द अकाउंट में, जो कि किसान हैं, जितने भी किसान हैं, डजेंट मैटर उनके पास कितना लैंड होल्डिंग है। पहले लैंड होल्डिंग अलग था, बट फिर उन्होंने कह दिया था डजेंट मैटर कितना लैंड होल्डिंग है, सबको 6,000 रुपए दिए जाएंगे हर साल, 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में। सो प्रधानमंत्री किसान स्कीम 2019 में, अब देखो 2019 में ही अपन ने देखा था आर्टिकल 370 जो था उसका एब्रोगेशन भी उसी साल हुआ था, है ना? आर्टिकल 370 को जो हटाया था, आर्टिकल 370, सॉरी 370 एब्रोगेशन, एब्रोगेशन डेट, मतलब उसे जब हटाया गया था, आर्टिकल 370, हाँ, रिमूव्ड बाई विच अमेंडमेंट, ये देखिए 2019। ओके, तो 2019 में हमने दो देख लिए, प्रधानमंत्री किसान स्कीम और कौशल का भी आज रखना 2015 है, ठीक है? आइए वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन था स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, तो कितने ओपन किए गए? 30 टोटल ओवरऑल। अच्छा, और इन द यूनियन बजट 2023 गवर्नमेंट प्रपोज टू स्पेंड 45 लाख करोड़। अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस में बजट का डायरेक्ट आंकड़ा आ जाता है कि कितने लाख करोड़ का बजट था। जैसे इस बार का यूपी का जो बजट है वो 7,36,000, 7,36,000 एंड 437
लाख करोड़ के आसपास का है ना, इस बार का यूपी बजट जो अभी आया 23-24 नहीं 24-25 वाला, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यूपी का बजट और इंडिया बजट पता होना चाहिए। तो यूपी बजट 2024-25 जो अभी वाला बजट आया, इसका बजट टोटल अमाउंट, इस बार के बजट का टोटल अमाउंट कितना था यूपी का, वही जो मैंने कहा 7,36 लाख करोड़। एग्जैक्ट आंकड़ा था 7,36,437, मुझे याद है, ये आंकड़ा याद किया है। आपको करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू मेमोराइज कि हाँ भैया इतना आंकड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है, इसमें कहीं ना कहीं दिया गया होगा। देखिए, ये देखिए, ये आ गया आंकड़ा, टोटल एक्सपेंडिचर 7,36,437 करोड़, ये है यूपी का इस साल का बजट। ये आंकड़ा रख लीजिए। अभी आर ओ में 23-24 का पूछा था, अभी आर ओ जो अभी वाला हुआ था उसमें 23-24 का पूछा था। 23-24 का था 6,90,000 करोड़, 6,90,000 करोड़, ये आंकड़ा दोनों। अब देखो कितना इंक्रीज हो गया, 6,90,000 से 7,36,000 के आसपास है, करीब करीब 46,000 करोड़ का इंक्रीज है। तो यूपी का बजट आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट कितना है। ये यूपी का हो गया। सेम ऐसे आपको इंडिया बजट, अच्छा इंडिया बजट इस बार का नहीं करना, क्यों? क्योंकि इस बार इंटरिम बजट आया था, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उस बार का आपको पता होना चाहिए 45 इंटरिम बजट वो होता है जो ओवरऑल एक साल का नहीं होता है, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं इस वजह से। तो काफ़ी कुछ अपन ने देख लिया, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। एंड इन्होंने और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे among the top 13 ministries with the highest allocation in 2023-24, the highest percentage जो गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में गया था, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये भी पता होना चाहिए कि किस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अच्छा, रेलवे से एक क्वेश्चन याद आया कि रेलवे बजट इंडिया बजट में कौन से साल में इंक्लूड हो गया था, क्योंकि पहले रेलवे का जो बजट है वो अलग आता था, अब इंक्लूड हो गया, तो कौन से ईयर में? ये वैसे 2016 में हुआ था, बट फिर भी हम इसे एक बार चेक करते हैं। बिल्कुल करेक्ट, 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वी आर मर्जिंग रेलवे बजट विथ जनरल बजट। तो ये ईयर याद रखना, ये क्वेश्चंस में आए हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। देखो मुझे भी एग्जाम का प्रिपरेशन में करीब करीब 3 साल हो गया है, तो अब कई सारी चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है, ये फैक्चुअल है। और यूपी पीसीएस इज लॉट ऑफ फैक्चुअल, आपको ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, आपको फैक्चुअल डेटा याद होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन से अपन आते हैं अपनी डॉक सीट पे कि भैया क्या थीम निकाला अपने। सो पहला क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, ये इकोनॉमिक्स पे बेस्ड था, या हम कह सकते हैं ये सिर्फ इकोनॉमिक्स होगा, नहीं, चलिए इसको तो मैं बजट ही बोलूंगा कि बजट डायरेक्ट थीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट पे बेस्ड क्वेश्चन था स्किल इंडिया सेंटर वाला, है ना, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इससे अपन को क्या, अब ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था टोटल कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स थे, आंसर था 30। बट पॉइंट ये है, पॉइंट जो एग्जाम के, सॉरी मुझे मेरा थोड़ा हेल्थ सही नहीं है, जुकाम हुआ है एंड फीवर भी है, बट चीज़ें कंटिन्यू करनी है क्योंकि एग्जाम आने में टाइम नहीं है ज़्यादा, है ना। सो या मतलब अब आपको करना क्या है, आपको बजट पढ़ना है, कौन कौन से साल का मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको बजट 2023-2024 वाला देखना है, साथ ही साथ अभी जो इंटेरिम बजट आया था, इंटेरिम बजट, उसे भी आपको एक बार देखना है। बजट में क्या देखना है, फैक्चुअल चीज़ें, जैसे थीम क्या थी, बजट का टोटल कॉस्ट कितना था, है ना। और ये जब मैं बजट कह रहा हूँ तो प्लस यूपी का बजट भी आपको थोड़ा सा देखना है। 23-24 वाला यूपी बजट अब आपको नहीं देखना है, आपको 24-25 का यूपी बजट देखना है, जो इस साल का यूपी बजट था 24-25 वाला। सो ये आपका होमवर्क है, ये आपको टास्क बनाना है कि अच्छा ये काम मुझे करना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फैक्चुअल आ रहा है तो डीप नहीं जाना। एक चलो मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, मेरा क्या सोर्स रहेगा, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ना देखकर पीआईबी से निकालता हूँ कि पीआईबी में मैंने सिंपल डाला पीआईबी समरी यूनियन बजट। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से दे देता है जो जो फैक्चुअल, जैसे अब ये देखो, ये दे रखा है ना आपका हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2023। दो होते हैं, एक होता है हाईलाइट, एक होती है उसकी समरी।
ये बहुत काम की चीज़ है। हो सकेगा तो मैं इस पे एक लेक्चर ही बना दूँगा। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें सर्च करके दिखाऊँ आपको, जो आपने अभी देखा था स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, तो आई एम 100% श्योर आपने सिंपल डाला स्किल, और स्किल के ऊपर ये देखिए स्किल इंडिया ही डाल दो, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये लिखिए, ये आ गया 30 स्किल इंडिया सेंटर्स टू बी सेट अप अक्रॉस। मैंने कहा ना पीआईबी पे आपको सभी को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.4.0, आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत शॉर्ट में। और ये जो चीज़ इसमें डार्क है ना, उन पे फोकस करना कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या था, गोवर्धन स्कीम क्या थी, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड क्या है ना। इस तरीके से ये आपको डायरेक्ट पीबीटीजी स्कीम आया था, इसके लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट ये पेपर में आया था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं कौन से पेपर में, बट डायरेक्ट आया था कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में कितने ब्लॉक्स में एस्पिरेशनल प्रोग्राम लॉन्च की गई है। तो 500 ब्लॉक, ब्लॉक मतलब तहसीलें, तो कितनी तहसीलों में इसे लॉन्च किया गया। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था, सेम ऐसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। आ रहा है ना समझ में? एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो अभी मैं एक काम करूंगा, इस पे एक लेक्चर बना दूंगा, बट आपको मैंने सोर्स बता दिया है। सो ये था हमारा अभी का थीम। आइए वापस आते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक स्पेयर? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि स्पेयर बुक को किसने ऑथर किया है। तो ये प्रिंस हैरी का एक मेमोयर है ये। प्रिंस हैरी, अगर आप जानते हो, इंग्लैंड के प्रिंस हैं। इनकी माँ काफ़ी फेमस रही हैं। मुझे उनका नाम मेरे मुँह पे भी आ नहीं रहा है, काफ़ी फेमस नाम है। उन्होंने उन्हीं के ऊपर इस, हाँ, इनकी माँ का नाम था प्रिंसेस डायना। आई होप आपने ये नाम सुना होगा। ये इन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप उठाए थे। सो इन्हीं के बेटे हैं प्रिंस हैरी, और इन्होंने ये बुक लिखी है स्पेयर, ठीक है। और इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। सो अब बताइए इससे क्या थीम बना। इससे अब ये जो नेक्स्ट कॉलम है ये है करेंट अफेयर वाला। इसमें इन्होंने स्पेयर बुक के बारे में पूछा था, बट हमें इससे थीम निकालना है बुक्स एंड ऑथर्स। यस, और बुक्स एंड ऑथर्स में याद रखना नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों। इंटरनेशनल में वो जो बहुत फेमस रहे, जैसे कि प्रिंस हैरी काफ़ी फेमस है, तो ये उनकी बुक थी स्पेयर, है ना। हो गया क्लियर? वेरी नाइस, आगे बढ़िए। व्हाट डू वी कॉल, अच्छा, साथ ही साथ आपको करना क्या है। अब जैसे मैंने आपको थीम बता दिया बुक्स एंड ऑथर्स, तो जो एक बहुत रिलायबल सोर्स हो, जहाँ से भी आप करंट अफेयर उठा रहे हो, चाहे फिर वो स्पीडी हो, चाहे फिर वो आई दृष्टि मैगजीन, या घटनासार, उसमें बुक्स एंड ऑथर्स वाला चैप्टर उठाइए, फटाफट से एक नज़र देखिए। सारे याद हो नहीं सकते हैं, तो करना क्या है कि उन सब में से कुछ को हाईलाइट कर लेना है, कुछ को, मतलब 5-10 नाम के, अच्छा 5-10 फेमस नाम देखो क्या हैं, बस खत्म। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ। मैंने यूट्यूब पर ही सिंपल डाला फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, और मैंने ये डाल दिया 2024 इस साल के लिए, है ना। चलिए मैंने सिंपल डाल दिया आपका एसएससी या फिर यूपीपीसीएस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी, आपको क्योंकि सारे नाम याद नहीं करने, कुछ आपको पता होना चाहिए। मान लो ये एक साइट है, मैंने सिंपल गया मैं इमेजेस पे, ये स्मार्ट वर्क होता है, क्योंकि सब हमें याद नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट अगर कुछ याद हो सकते तो उन कुछ को तो आप देख ही सकते हो। आहा, वेल यहाँ पर तो इन्होंने कुछ बताया नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सर्च करिए, साइट ओपन करिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये किसके, जनरल मनोज मुकुंद नारावने की, ठीक है। सो ओके, मतलब आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता है, इतना आइडिया है आप में। अभी अगर अपन हर एक क्वेश्चन में टॉपिक देख के अभी पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। टॉपिक डिसाइड हो गया ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर? अरे भैया, ये क्वेश्चन तो यूपीपीसीएस में हर साल आता है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि रिसोर्सेज को बचाना, फ्यूचर के लिए उन्हें कंजर्व करना, सही से यूज में लेकर आना, इसी को तो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
है ना। सो ये क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट से आ गया, सिंपली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, है ना। बट फिर भी फैक्ट ये एनालिटिकल था, ये बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं था। इन्वायरमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। जिसको भी ये डॉक शीट चाहिए, इसकी लिंक, ये गूगल डॉक शीट की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता चल गया, इस पर डायरेक्ट आया था एनालिटिकल। लेकिन सोचिए अगर इस पर फैक्चुअल क्वेश्चन आता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन के लिए सबसे पहली रिपोर्ट कौन सी पब्लिश की गई थी, या पहली बार ये वर्ड कहाँ पर क्वाइन हुआ था, इस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बेस्ड कौन सा कन्वेंशन है, तो ये ठीक है ना। चलिए आज आपकी एक और हेल्प की जाती है। यहाँ जो ये थीम्स मैं बना रहा हूँ, इन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, 100% बनाऊँगा, ये मैं श्योरिटी नहीं देने वाला अभी। बट मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, इस पे थोड़ा-थोड़ा कुछ बनाया जाए, ताकि वो आपको याद कर लेना है, घोट कर पी लेना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सो इट वाज़ अ ईज़ी क्वेश्चन, है ना? आइए, असर्शन रीज़न। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के फेवरेट हैं, चाहे फिर वो आरओ हो, चाहे प्रीलिम्स हो। इस बार आरओ में तो भर कर थे। क्या? अजम्पशन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अभी इनमें एक पैटर्न छिपा होता है, बट मैं वो पैटर्न अभी आपको नहीं बताऊंगा। आपको खुद ब खुद वो पैटर्न निकालना है, जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस देखेंगे उनके द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन असर्शन है, द रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। यस वी नो, पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और रेसिडेंट, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। सेकेंड पॉइंट है, इसका रीजन है, अ बिल पास्ड बाय द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्योंकि पार्लियामेंट का पार्ट प्रेसिडेंट है, सो एक बिल पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है, पहले लोकसभा जाएगा या राज्यसभा, दूसरी बार में या लोकसभा या राज्यसभा, मतलब दोनों हाउस, फिर फाइनली जाता है प्रेसिडेंट। यस बिल्कुल करेक्ट। अगर एक बिल को लॉ बनना है तो प्रेसिडेंट की अनुमति, प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर, उनका एसेंट चाहिए। सो यस, दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन आई थिंक। यस, देखिए मुझे आंसर अभी नहीं पता, क्योंकि मैं 3 महीने बाद वापस से पेपर को आ रहा हूँ। सो सब कुछ रॉन्ग भी हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा सही हूँगा, है ना। सो अपन देखेंगे, अगर रॉन्ग होगा तो सीखेंगे। आइए, अच्छा देखिए, अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। पहले तो हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से उठाया है, ब्रिटेन से उठाया है, इंग्लैंड से। सेकेंड चीज़, पहले हम भी इंग्लिश वर्ड को यूज में लेकर आते थे, लाइक लाइक लोअर हाउस एंड अपर हाउस, है ना, हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बट 1954 में हमने हिंदी वर्ड यूज करना शुरू किए, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो ये ईयर याद रखो, क्योंकि ये ईयर बहुत पूछते हैं। इनका ईयर तो जैसे इनका फेवरेट है 1954 में। क्या किया, इसको आप लिख लेना, 1954 में इन्होंने क्या काम किया, लोकसभा एंड राज्यसभा वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट किया, है ना, हिंदी वाले। पहले इंग्लिश में यूज करते थे, हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुकिए, अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि कहीं से भी हार्ड है। इसमें तो आप थीम निकाल सकते हो, इसकी थीम तो वही थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही आप इसको अच्छे से देखो। इसकी थीम में मैं इसका आपको टास्क देता हूँ, ठीक है, मैं खुद ही आपको टास्क देता जाऊँगा, वो टास्क आपको करना है। आपका टास्क क्या है, जितने भी 17 एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको याद कीजिए। प्लस एक और टास्क देता हूँ कि एसडीजी का एक ब्रीफ इंट्रो तैयार कीजिए, कि एसडीजी कहाँ से आया, कैसे आया, इसके ऊपर ब्रीफ फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर कौन सा कन्वेंशन, समिट, रिपोर्ट, 1987 में एक आई थी ना रिपोर्ट, क्या थी वो रिपोर्ट, उसका नाम क्या था, है ना, कुछ याद करो। बिल्कुल, तो वो लेकर आइए। आइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका पॉलिटी से, और पॉलिटी में बेसिक क्वेश्चन था पार्लियामेंट पर। तो यार पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होना चाहिए, बहुत ही फैक्चुअल, अब यही थीम है, यही क्वेश्चन, यही टॉपिक है, कीजिए इसको अच्छे से। नहीं भैया, कुछ तो बताइए। फिर भी मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप रीड करिएगा कि आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 क्या है। ये मैं सिंपल ऐसे आपको अलग से दे रहा हूँ, 74 एंड 75 को कीजिए। आर्टिकल 75 से तो यूपीएससी भी हर साल क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए, पार्लियामेंट, सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, है ना। मतलब
जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में, 75 में, है ना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप कर सकते हो। पार्लियामेंट टॉपिक को थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज ही कर लीजिए। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, है ना। अभी हमने देखो ईयर देखा था 1954 का ईयर। ये क्या था? 1954 में इन्होंने हिंदी वर्ड्स यूज किए थे। हिंदी वर्ड्स किस चीज़ के? हिंदी वर्ड्स लोकसभा एंड राज्यसभा के, है ना। तो ऐसे ही बिल्कुल ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Milind Panho is in the form of a dialogue between King Milind and Buddhist saint. The concerned saint was, so जो किंग मिलिंद थे, या इन्हीं को बोलते हैं मियंडर भी। सो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन इन्वेजन हुए थे 4 लोगों के, इंडो ग्रीक एंड सकास, पार्थियन एंड कुषाण। ये 4 लोग थे। इन्हीं 4 में से एक थे किंग मिलिंद। इन्हीं को मियंडर कहते हैं। और जब ये इंडिया आए, इन्होंने इंडिया में अपना शासन बढ़ाया, फिर ये एक बुद्धिस्ट सेंट से बहुत इन्फ्लुएंस है, तो उनके साथ इनके डायलॉग, इनकी टॉक हुई। उसी टॉक को एक किताब के रूप में बनाया गया, जिस किताब का नाम था मिलिंद पानो। ये किताब, इसमें जो कंसर्न्ड सेंट है उसका नाम क्या था? अब देखो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, किसमें? शुरुआती 2 ऑप्शन में, नागार्जुन और नागसेन। मेरे हिसाब से एग्जामिनर ने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में दोनों नाम इंटरचेंज होकर दिए रहते हैं। कई जगह नागार्जुन भी दिया रहता है, कई जगह नागसेन भी दिया रहता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। कैसे? देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में नागार्जुन नाम आपको एक जगह और देखने को मिलेगा। कौन? नागार्जुन एक साइंटिस्ट भी थे, जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, है ना। सो क्योंकि नागार्जुन साइंटिस्ट हैं, तो आपको समझ लेना यहाँ जो सेंट है वो नागार्जुन नहीं है, तो फिर वो क्या बचे? वो बचे नागसेन। समझ में आया पॉइंट? तो इस तरीके से आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। सो ये नागसेन है, ना कि नागार्जुन है। हाँ, अगर नागसेन ऑप्शन ही में ही ना दे रखा होता तो आप नागार्जुन लगा सकते थे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। इनको तो आपको अच्छे से करना है, तो बस यही से हमारी थीम बन गई। ये क्वेश्चन आया एंशिएंट हिस्ट्री से, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री से आया कौन सा क्वेश्चन? ये बुक है मिलिंद पानो की, मिलिंद। अब देखो, बुक्स एंड ऑथर्स तो भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स आपको करना ही है ना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, स्पेशली कौन सी बुक्स? एंशिएंट एंड मेडिएवल की बुक्स। तो ये तो हो गया आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एक तो थीम हो गया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिल्कुल वहाँ पे भी ये आ जाएगा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एंड सेकेंड आपको इम्पोर्टेंट एंशिएंट बुक्स को कर लेना है। इम्पोर्टेंट एंशिएंट एंड मेडिएवल बुक्स, बस इनके ऑथर्स, इम्पोर्टेंट एंशिएंट एंड मेडिएवल, ये अगर आपने कर लिया काम बन गया ना। ये आपका जैनिज्म है, सॉरी जैनिज्म। यहीं से आपका टारगेट डिसाइड हो रहा है। अगर आप टारगेट ये करते जाओगे काम बनता जाएगा, नहीं करोगे देखो वो आपका है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसमें को कुछ और भी देख लो। जैसे मिलिंद पानो इज कैनोनिकल इन बर्मीज बुद्धिज्म इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द बुक ऑफ कुडक्का निकाया। बुद्धिज्म में बहुत फेमस बुक है कुडक्का निकाया। मैं कहूँगा जब आप बुद्धिज्म को देखोगे तो आपको थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है। जैसे अगर अपन सर्च कर लेते हैं थोड़ा सा, मुझे भी एकदम एक्टिवली अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। वैसे ये वही है जिसमें बुद्धिज्म की कई अलग अलग स्टोरीज हैं। कुडक्का निकाया, कुछ भी सर्च करना हो आगे यूपीएससी डाल दो, बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो कुडक्का निकाया लिटरली मीन्स माइनर कलेक्शन इन पाली। It consists of 15 books which are smaller in size compared to other section of Tripitaka। त्रिपिटाका पता होगा आपको, बुद्धिज्म की 3 फेमस बुक्स हैं जिन्हें जिन्हें त्रिपिटाका बोलते हैं। विनय पिटाका, सूत पिटाका एंड अभिधम्मा पिटाका। क्वेश्चन आता है इन 3 में से कौन सी अशोक के समय में लिखी गई थी? तो वो थी अभिधम्मा पिटाका, है ना।
now the some of the major text included धम्मापदा उदाना इतिवुत्तका सो मतलब ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, मतलब कुडक्का निकाय आ गया समझ में कि ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, लैंग्वेज पर फोकस कर लीजिए। और ये जो पिटाका है उससे थोड़े से अलग है। कुछ और अगर इसके बारे में, अच्छा, अंगुत्तर निकाय भी याद रखना। अंगुत्तर निकाय को किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंगुत्तर निकाय। क्यों? क्योंकि अंगुत्तर निकाय ही वो बुक है जिसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में देखने को मिलता है। यूपीपीसीएस कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना? यस। द कुडक्का निकाय इज द लास्ट ऑफ द 5 निकाय और कलेक्शन इन सूत्ता पिलो। इट इज अ पार्ट ऑफ सूत्ता पिटाका। असमझ देखो, अभी देखो, अब पूरी स्टोरी क्लियर हो गई। कैसे? इस तरीके से कि आपको पता है 3 बुक होती थी, 3 पिटाका, उनमें से जो सूत्ता पिटाका उसका पार्ट था कुटक्का निकाया, है ना? करेक्ट। एंड ये अंगुत्तर निकाय याद रखना। अंगुत्तर निकाय किसने लिखी है? बुद्ध घोष ने लिखी है। और सूत्र पिटाका इन विनय पिटाका किसने लिखी है? आनंद एवं पाली ने। क्योंकि ये लिखी गई थी किसके टाइम पे? ये भी थोड़ा यार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। क्या पेपर आया था? सूत्र पे, क्योंकि जो 4 बुद्धिस्ट वो हुई थी ना, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल was compiled in, ये इन याद रखना। हाँ, ड्यूरिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। पहली अजात शत्रु के टाइम पर, दूसरी कालाशोक के टाइम पर, तीसरी अशोक के टाइम पर और चौथी कनिष्क के टाइम पर। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी ये दोनों बुक, सूत्र पिटाका एंड विनय पिटाका। एंड थर्ड में लिखी गई थी अभिधम्मा पिटाका। अगेन रिवाइज कह रहा हूँ, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या याद करना है? किसके समय में हुई थी? शॉर्टकट याद कर लो, ए के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कहाँ हुई थी? शॉर्टकट याद कर लीजिए, RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कुंडलग्राम, RVPK। फिर आता है किसने हेड किया था, मतलब कोई होते थे ना बुद्धिस्ट स्कॉलर, जैसे एक बार अश्वघोष ही थे, तो ऐसे ये होते थे, तो इनका शॉर्ट ट्रिक भी था। अभी मेरे पे आ नहीं रहा है क्या था शॉर्ट ट्रिक इसका, बट अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है ना। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, आप ऐसे लिख भी दोगे, बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल ये तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, ये लीजिए आ गए हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। ये सबसे अच्छी इमेज है, मतलब ये लूसेंट इस मामले में अच्छा है। यूपीपीसीएस के लिए तो मैं कहूँगा कि आप लूसेंट को फैक्चुअली चीज़ें उसमें से देख लिया करो। ये देखिए, ये हैं चारों बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी कहाँ हुई है? ये मैंने भी बताया था आपको, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा एंड कश्मीर, RVPK। फिर कौन, हाँ ये था चेयरमैन, मतलब कौन इसको हेड किया? MSMB। शॉर्ट ट्रिक याद करो, MSMB। एम से महाकच्छपा, एस से सभा कमी सेकंड, थर्ड मुगाली पुट्टा तिशा, अलग नाम है बट करना पड़ेगा, अशोक के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड का चेयरमैन। एंड फोर्थ के 2 थे, एक था वासुमित्रा और एक अश्वघोष भी। अश्वघोष वही है जिसने अंगुत्तर निकाय बुक लिखी है, याद आ रहा है अंगुत्तर निकाय? हाँ। सो 4 हो गए, MSMB, महाकश्यपा, सभाकमी, मुगालीपुट्टा तिस्सा एंड वासुमित्रा। ये चारों लोगों ने चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयरमैन किया, उनके ये चेयर किया है ना, ये थे उनके हेड अध्यक्ष। किसके टाइम पे हुई? तो ये हैं किंग के नाम सिंपल याद कर लो, ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और इनकी डायनेस्टी भी हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, मौर्य एंड कुषाण, चारों अलग हैं। और क्या-क्या हुआ? पहले में सुत्ता पिटाका और विनय पिटाका लिखी थी आनंद और पाली ने, सॉरी आनंदा एंड उपाली। आनंदा कौन थे? आप मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ? सेकंड में बुद्धिज्म 2 मेनली हिस्सों में डिवाइड हो गया था, वो थे स्थाविरावादीन एंड महासंघिका। यही बाद में चल के आपके बन गए थे क्या? हीनयान और महायान। जो आप महायान और हीनयान पढ़ते हो, ये वही थे स्थाविरावादीन एंड महासंघिका। महासंघिका महायान हो गया था और स्थाविरावादीन हीनयान हो गया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्मा पिटाका बना था, जिसमें फिलोसॉफिकल बातें थी। इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में वही हो गया था जो मैंने अभी बोला आपसे, क्या कि हीनयान और महायान बने थे। सो ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कर लीजिए इसे।
चलिए अब अपन डायरेक्ट आते हैं अपने उस पे। आई थिंक मैंने ज़्यादा करवा दिया, हाँ ऐसा है क्या? ज़्यादा करवा दिया, फिर भी इम्पोर्टेंट है, इसको तो करिए। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, थेरावादा क्या था ये भी देखिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है। थेरावादा क्या था? वैसे अशोक के टाइम पे फेमस हुआ था थेरावादा बुद्धिज्म, ये हीनयान बुद्धिज्म का ही पार्ट था। चलिए आइए सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Ocean salinity is maximum at the Tropic of Cancer and Capricorn. Tide comes on Earth every day after exactly 12 hours 30 minutes. Benguela current is a cold current. And if the sun, earth, and moons are in a straight line, this situation is the situation of a small tide. एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट कैसे करोगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले लास्ट स्टेटमेंट पे आइए। इफ द अर्थ सन मून स्ट्रेट लाइन में हो तो स्मॉल टाइड होगा नहीं, फिर ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होगा। ये स्मॉल टाइड नहीं, लार्ज टाइड होती थी, हाई टाइड होती थी, हाई टाइड है ना। आपने लीप पढ़े होंगे तो ये होता था ना आपका स्ट्रेट वाला। ठीक है, सो नहीं ये तो रॉन्ग है। ऊपर देखिए, वेंगुला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर कितने अच्छे से इसे इनकरेक्ट कर सकता है। क्यों? एक तो कोल्ड करंट लिख दिया, पैसिफिक ओशियन भी लिख दिया। मतलब या तो वो कोल्ड और वार्म करंट बना देगा, पैसिफिक अटलांटिक कर देगा। बताइए कहाँ है बेंगुला करंट? अगर ओशियन करंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से अपन को टॉपिक मिल गया। टॉपिक क्या है आपके लिए? मैं आपका टॉपिक लिख देता हूँ। ओशियन करेंट्स की मैपिंग देखना, ये मैपिंग का टॉपिक है भैया जी। ओशियन करेंट्स आपको कहाँ से देखना है? मैपिंग से, कि कौन कौन से ओशियन करेंट है, कोल्ड करेंट कहाँ है, कौन सी कोल्ड है, कौन सी वार्म करेंट है। ये ओशियन करेंट हो गया। एक टॉपिक आपको देखना है टाइड्स वाला, सिर्फ बेसिक बेसिक। देखिए पीएचडी नहीं करना है, ये समझ लीजिए। पीएचडी का करने बैठ गए, एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऊपर ऊपर देख लीजिए थोड़ा थोड़ा, है ना। लीप टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, लीप टाइड, स्प्रिंग टाइड। जैसे ये जो होता था ये स्प्रिंग टाइड होता था। बेंगुएला करंट मैं आपको बताता हूँ, ये कोल्ड करंट तो है, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि जो कालाहारी कालाहारी डेजर्ट है ये बेंगुएला करंट पर ही है, तो ये तो सही है। तो ये जहाँ कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड करंट होती है वहीं पर डेजर्ट होते हैं। ये है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर होंगे आप सोच पाओ। बट पैसिफिक ओशन सही नहीं है भैया। पैसिफिक ओशन कहाँ से हो गए? तो अटलांटिक ओशन है ना। अरे कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका, अफ्रीका के बगल में पैसिफिक है क्या? एक तरफ अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके एक तरफ अटलांटिक है, एक तरफ इंडियन ओशियन है। पैसिफिक ओशन तो दूर दूर तक नहीं है। सो ये ओशियन रॉन्ग लिखा है। टाइड कम ऑन अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर्स 30 मिनट्स। अरे यार डेटा है, डेटा तो रॉन्ग कर सकते हैं ना। वैसे यूपीपीसीएस ज़्यादातर डेटा रॉन्ग नहीं करता, बस ये डेटा रॉन्ग है। तो इसका आंसर है ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैसे? ये वाला चार्ट, अगर आपने एनसीईआरटी का ये चार्ट देखा है कि सैलिनिटी यहाँ पे इस चार्ट में दिखाई गई है। ये जो देखो 0 डिग्री होता है इक्वेटर, सो इक्वेटर पे उतनी सैलिनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है। अगर आपने पढ़ा है, जो इक्वेटर होता है उसके 0 डिग्री के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे तक काफ़ी अच्छी बारिश होती है, बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से। अब आ जाओ आप कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? इसके दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न, सनलाइट जो है आपको पता है डायरेक्टली वहाँ पड़ सकती है, क्योंकि और हमारी अर्थ 23.5 पे टिल्टेड होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है ना। ये हो गया बात। फिर सैलिनिटी देखो तो ऐसे इसे याद कर लो। बीच में सैलिनिटी सबसे कम, मतलब सबसे कम नहीं, कम। फिर सैलिनिटी बढ़ती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न पे जाके बढ़ती है। देन वापस डिक्रीज होती है एंड 60 डिग्री पे आके बहुत कम हो जाती है। सो ये आपका सैलिनिटी का ऑर्डर है। क्लियर हो गया कहानी? वेरी गुड। चलिए देखिए, पोल पे सैलिनिटी टुवर्ड्स द पोल फ्रेश वाटर फ्रॉम मेल्टिंग डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेल्टिंग है ना, डिक्रीज, सैलिनिटी फिर से डिक्रीज होना, इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल पोल पे तो होगी ना डिग्री। इक्वेटर यहाँ पे इन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन, बट आई थिंक मैंने ज़्यादा अच्छे से आपको समझा दिया है। इंस्टीड ऑफ इसका देखो, बाकी चीज़ों का इन्होंने दिया नहीं है। बट हाँ, ओशियन टॉपिक है ये, क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। देखिए यहाँ मैं कहूँगा सिर्फ फैक्ट नहीं, कंसेप्ट को भी समझिए। ये बुक कीजिए,
यूट्यूब पर एक सर हैं अमित सेन गुप्ता, उनके क्लास 11th के फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देख लीजिए। जनरली मैं किसी को इंडोर्स नहीं करता हूँ, बट आई रियली बिलीव कि उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से टाइमली मैनर में कंप्लीट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जहाँ पे जो सोर्स है वहाँ से अपना करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, मैं फर्स्ट वेट 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 हम अपना पहले इसमें तो लिख ही देते हैं। सो ये टॉपिक ज्योग्राफी से था। ज्योग्राफी से था, क्या था टॉपिक? ओशन सैलिनिटी। ओशन सैलिनिटी मैक्सिमम एट, है ना? तो आपको याद रखना टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बस और कुछ नहीं। सो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7th, अल्नीनो। अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अल्नीनो लालीना कितना फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनर पूछता है। अल्नीनो में क्या होता है? अब आपको सिंपल, ज़्यादा डीप इनका कंसेप्ट नहीं आता तो सिंपल याद कर लो कि भाई लालीना इंडिया के लिए अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से बारिश होती है, अल्नीनो बेकार है क्योंकि उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। अल्नीनो में इंडिया के लिए अल्नीनो बेकार है, और वहीं जो आपका चिली वाला रीजन है, मतलब जो साउथ अमेरिका है, उसके लिए अल्नीनो अच्छा है। लालीना हमारे लिए अच्छा है, लालीना उनके लिए बेकार है, क्योंकि हम अच्छा वही है जहाँ बारिश हो जाए, बेकार वो जिसमें बारिश ना हो। सो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या करंट है? अल्नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक। बिल्कुल करेक्ट, यही होता है अल्नीनो में। मैं कहूँगा एक बार आप अल्नीनो लालीना टॉपिक को देखना। जो पेरू है, जो चिली पेरू, वहाँ वार्म करंट आ जाती है, जहाँ वार्म करंट होती है वहाँ बारिश होती है। अल्नीनो उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए बेकार, तो ये सही है। दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट बाई 10 डिग्री सेल्सियस, देयर बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन इन द सी। ये क्या बात हुई? मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज, वो भी फैक्चुअल डेटा? नहीं भैया, ये तो गलत हो गया। सोचो ना, मतलब ओशियन इकोसिस्टम में इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कभी हो ही नहीं सकता अचानक से। अगर इतना होगा तो जितना वहाँ की मरीन लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। मरीन लाइफ टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर पाती ज़्यादा टेम्परेचर चेंज को। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ओनली वन इज करेक्ट, है ना? आसान क्वेश्चन था ये, थोड़ा कंसेप्चुअल था, आपको समझना चाहिए था कि यस टेम्परेचर इंक्रीज होगा बट इतना नहीं होगा। चलो कुछ और चीज़ें। अल्नीनो ज़्यादातर 3 से 7 साल में आता है ना? इंडिया के इफेक्ट को और पेरू चिली के इफेक्ट को, ऑस्ट्रेलिया के मतलब एटमॉस्फेयर, सॉरी, वेदर को इम्पेक्ट करता है। एंड अच्छा अच्छा यार, मैंने थोड़ा यहाँ इनके एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट लिखा है कि यस, इस करंट के वजह से पेरुवियन कोस्ट का टेम्परेचर तो बढ़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, बट उसकी वजह से जो प्लांकटन है उनकी नंबर ज़्यादा नहीं बल्कि कम हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ नंबर ऑफ फिश भी कम हो जाती है। जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था उसमें लिखा था इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्लांकटन, बट इसमें है डिक्रीज। ओके, दिस इज माय फॉल्ट, बट आप फिर भी इसे चेक करना, है ना? ये इनकरेक्ट है। ओके, इनकरेक्ट तो है, जो मैंने सही बताया था, बट यस 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, लेकिन उसकी वजह से प्लांकटन कम हो जाते हैं। ओके, यस करेक्ट, सॉरी माय फॉल्ट, बट यस आंसर करेक्ट है। अल्नीनो का ही दूसरा नाम है चाइल्ड क्राइस्ट, क्योंकि ज़्यादातर मतलब क्रिसमस के टाइम पे अपियर होता है दिसंबर मंथ में, तो ये भी याद रखना। इसका दूसरा नाम है चाइल्ड क्राइस्ट, ऑप्शन में आ सकता है फैक्चुअल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अभी ज्योग्राफी का ही आया, तो मैं ज्योग्राफी में ही इसको लिख दे रहा हूँ, जब हमें पता है कि ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, तो ये ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से दूसरा क्वेश्चन है अल नीनो, है ना? एंड लालीना भी आपको कर लेना है, लालीना अलीना अलीनो लालीना, ये टॉपिक आपको देख लेना है ना। ओशन ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा टारगेट है 10 क्वेश्चंस को देखना अभी के लिए। Who among the following women freedom fighter was not associated with क्विट इंडिया मूवमेंट? इनमें से कौन क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं थी? मतंगिनी हजरा,
कनक लाल बरुआ, अरुणा आसिफ अली एंड शांति घोष। देखिए, इससे आपने अगर वीमेन वीमेन रिवोल्यूशनरी या वीमेन फ्रीडम फाइटर टॉपिक पढ़ा है, सो आपको पता होना चाहिए कि तो ये क्वेश्चन हार्ड है बिकॉज ऑफ मतंगिनी हज़ारा एंड कनक लता बरुआ को ये नाम नहीं पता होंगे, है ना। बट अरुणा आसिफ अली हमें पता है कि हाँ, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्ट लिया था। वेरी इन्हीं को ग्रांड ओल्ड लेडी भी इन्हीं का निकनेम है अरुणा आसिफ अली का। बट शांति घोष अगर आपको पता हो कि ये एक रिवॉल्यूशनरी थी, क्रांतिकारी थी। और क्रांतिकारी जो थी ये काफ़ी पहले टाइम मतलब 1925-24 के आसपास जब बंगाल में वो चल रहे थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, उनमें ये पार्टिसिपेट। और क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 के आसपास हुआ था। तो इसका आंसर आई थिंक शांति घोष ही है, बिल्कुल करेक्ट। देख लीजिए ये कौन है शांति घोष। सूर्य सेन, हाँ, वेरी फेमस। सूर्य सेन आपको याद होगा, चित्तगोंग आर्मरी रेड हुआ था, चित्तगोंग इंसिडेंट बहुत फेमस है। तो ये सूर्य सेन के साथ थी। शांति घोष उस समय की है जब सूर्य सेन थे। सूर्य सेन के साथ की 3 फेमस रिवॉल्यूशनरी थी फीमेल, 4। कौन? एक है प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त एंड देन शांति घोष और सुनीति चौधरी। ये शांति घोष और सुनीति चौधरी 2 स्कूल की बच्चियां थी जिन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये सिंपली उनसे मिलने गई उनके बंगले पर, उन्हें लगा कि छोटी बच्चियां ही तो हैं, मिलने दो, लेकिन वो अपने साथ पिस्टल लेकर गई थी। उन्होंने डायरेक्टली पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें शूट कर दिया था वहाँ के डीएम को। तो ये काफ़ी मतलब चौंकाने वाला इंसिडेंट था। उसके अलावा अरुणा आसिफ अली का हमने बता ही दिया, है ना। आपको अरुणा आसिफ अली याद होंगी क्योंकि इन्होंने ग्वालियर टैंक पे इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था 1942 के क्विट इंडिया में, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में। वेरी वेरी फेमस, है ना, इंसिडेंट था ये। एंड जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उस समय इन्हें जेल में डाला गया था, काफ़ी फेमस। अब ये कनकलाल बरुआ ये भी इन क्विट इंडिया मूवमेंट से हैं, नाम याद रखना, पतंगिनी हजरा। वैसे एग्जामिनर ये नहीं चाहता था कि आपको ये नाम याद हो दोनों, एग्जामिनर चाहता था आपको शांति घोष पता होनी चाहिए क्योंकि ये फेमस है। अरे सूर्यसेन आर्मरी रेड बहुत फेमस है, स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट दे रखे हैं ये दोनों नाम, अरुणा आसिफ अली और शांति घोष, सुनिधि चौधरी, प्रीतिलिता वाडेकर एंड कल्पना दत्त, ये चारों नाम स्पेक्ट्रम में चित्तगोंग आर्मरी रेड टॉपिक में दे रखे हैं। देखिएगा इसे। चलिए, तो ये हिस्ट्री का टॉपिक था, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से था, है ना। ये शांति घोष से रिलेटेड, शांति घोष। इसके अलावा मैं तो आपसे कहूँगा आपको क्या करना है, वीमेन रिवॉल्यूशनरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और कौन कौन सी रही हैं फेमस वीमेन रिवॉल्यूशनरी। एंड देन उसके अलावा वीमेन रिवॉल्यूशनरीज के अलावा और आपको क्या पता होना चाहिए। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल क्विट इंडिया मूवमेंट को अच्छे से देख लीजिए, है ना। एंड ऑब्वियसली अरुणा आसिफ अली इम्पॉर्टेंट हैं, अरुणा आसिफ अली इनके बारे में पढ़ लेना। एंड जो एक मैंने इंसिडेंट बताया था चित्तगोंग आर्मरी रेड, इसका ईयर देख लेना। क्यों? क्योंकि एक यूपीएससी यूपीपीसीएस क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो चित्तगोंग आर्मरी रेड किस साल में हुई थी वो, और ऐसी कुछ और फेमस जो इंसिडेंट हुए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वाले, उनके आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन कब बना, स्थापना कब हुई। एंड मित्र मेला के अलावा आपका क्या नाम है उसका, वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, बंगाल में बना था। ये होता है कभी कभी मुंह पे नाम नहीं आते हैं, और अभी मैं कुछ और पढ़ाऊंगा तो फौरन नाम आ जाएगा मुझे याद। ये बंगाल में था ना आपका। ठीक है, आप ही मुझे बताइएगा कौन कौन से रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बने, ठीक है ना। जैसे कि नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो जो रहे फेमस इनके नाम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HRA, HSRA, है ना। अभी भी जो नाम मुझे बोलना है वो ही मुंह पे नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे इमोशंस को, भावनाओं को समझिए, आगे बढ़ते हैं।
माउंट न्यूमैन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? माउंट न्यूमैन किस मिनरल के लिए फेमस है? एज फार एज आई रिमेम्बर आयरन, हाँ बिल्कुल ये आयरन ओर के लिए है ये माउंट न्यूमैन। ये फैक्चुअल है, याद करिए। मुझे ये आता नहीं था, जब भी मैंने पहली बार इस पेपर को लगाया था तो आई थिंक तो तुक्केबाजी में ये सही हो गया कि आयरन फेमस है, तो मैंने कहा चलो आयरन लगा दो। बट अभी मुझे याद हो गया है कि ये यूएसए में है माउंट न्यूमैन। सॉरी नॉट यूएसए, इट इज़ इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ से आयरन ओर मिलता है ना। सो ओर्स एंड मिनरल्स, यस, नेशनल और इंटरनेशनल ये आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन, मतलब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्या है मैं बता देता हूँ। ये क्या आया तुम्हारा, ये तो क्वेश्चन था माउंट न्यूमैन के ऊपर। अब ये नहीं रहता पता, ये थोड़ा अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ अगेन काफ़ी लोगों से नहीं बनेगा। तो आपको ये याद रखना कि माउंट न्यूमैन फेमस था क्यों। यहाँ पे क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है, पहली चीज़। कहाँ पर है ये, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये आपको याद रखना है। मुझे ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये लीजिए। सो यहाँ से टॉपिक क्या आया, आपको क्या करना है, आपको ये जो फेमस फेमस ओर्स एंड मिनरल्स हैं, ओर्स मिनरल्स, कीवर्ड पे फोकस करना, इन्हीं कीवर्ड से डायरेक्ट सब। और ओर्स एंड मिनरल्स में भी आपको स्पेशली सबसे पहले तो आयरन, कोल, इनको, इन दोनों को, आयरन कोल एंड बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम, इनके तो अच्छे से रट लेना है। कहाँ पर है, इंडिया में भी एंड वर्ल्ड वाइड, है ना। आयरन कोल एल्यूमिनियम, इनके आपको क्या, स्पेशली पहले तो मैं आयरन और कोल लिख दूँ यार, आपको ये दोनों रटने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके आपको इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों जगह इनके वो मरतब करने। और इसके अलावा भी तो ओर्स एंड मिनरल्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है कि इंग्लैंड में कौन सी लोग, इंग्लैंड में कहाँ पे है ना, आपने सुना, नाम सुना होगा। एंड साउथ अफ्रीका, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। लिथियम सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, आजकल ईवी का ज़माना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। लिथियम, कोबाल्ट का तो यूपीएससी पूछ चुका है ना, डीआरसी कोंगो। लिथियम सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में। कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, चिली में। इंडोनेशिया में बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल है ना, वो निकिल। तो ऐसे ये कुछ चीज़ें आपको फैक्चुअली याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। चलिए आइए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। 25 दिसंबर 2022 को विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सटेंडेड मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज फॉर 1 ईयर टू दूज मेल्स हु वर बॉर्न आफ्टर 1 जनवरी 2005? करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने इसे स्किप किया था बट मुझे अब लगता है कि इजी था, थोड़ा सा गैस करते तो बन जाता। देखिए, ये जो कंपल्सरी या मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज हैं, ये उन कंट्रीज में लगाई जा सकती है। पहली चीज़ तो जहाँ पे रिसोर्सेस हों, और दूसरी चीज़ जहाँ उन्हें अदर कंट्रीज से डेंजर हो। बस इन दो चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए। अब देखिए ऑप्शंस को, क्या श्रीलंका में लगाएगा? श्रीलंका पे कौन सा देश आक्रमण कर रहा है, इंडिया तो अटैक नहीं कर रहा ना, नहीं, एलिमिनेट हो गया। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान पर अटैक तो कोई नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे रिसोर्स इतने हैं नहीं कि वो सबको मिलिट्री गाइडेंस दे सके, इतना उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है। म्यांमार, म्यांमार में यस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। जब खुद वहाँ की आर्मी वहाँ की जनता के खिलाफ रहती है, तो क्या वो जनता को मिलिट्री सर्विस देगी? नहीं। तो आंसर होगा ताइवान। क्यों? बिकॉज पहली चीज़ ताइवान के पास रिसोर्स हैं, दूसरी चीज़ ताइवान को हमेशा डर रहता है चाइना का। तो आंसर होगा ताइवान। समझ पा रहे हो ना, थोड़ा गैस करके। तो ऐसा नहीं कि करंट अफेयर में है तो फैक्चुअली याद ही होना चाहिए, बट ये करंट अफेयर से आप थीम निकाल सकते हो। सो जो बुक आई थी वो हो गया। दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इंटरनेशनल आया, ताइवान पर बेस्ड, क्योंकि ताइवान हमारा नेबरिंग कंट्रीज में से एक है और साउथ चाइना सी में पड़ता है। तो समझ रहे हो ना, करंट अफेयर कहाँ से आएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यस, ताइवान पर बेस्ड आया था, जिसने क्या किया, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, है ना। सो आई दृष्टि का जो आपका इंटरनेशनल अफेयर्स वाला पार्ट रहता है उसको फोकस करना है। आई दृष्टि के स्टार्टिंग के 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आई दृष्टि मैगजीन के कौन से 3 पार्ट, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स। बस ये 3 पार्ट कर लिए, करंट अफेयर के 50% से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 3 से आने हैं।
लास्ट क्वेश्चन शायद यही था ना, 10th क्वेश्चन, बिल्कुल। बस आप हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो हमने ये टॉपिक लिखे हैं, मैं एक बार इन्हें दिखा देता हूँ। इन टॉपिक्स को आज का टारगेट बना लीजिए और इनको कंप्लीट कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं पेपर में, समझ पा रहे हो? इनसे ये जो डिराइव्ड क्वेश्चन है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको करना, डिराइव क्वेश्चंस को करिए कि क्या क्या क्वेश्चन। ये टॉपिक है ना, बजट देखिए इस साल, पिछले साल का और इस साल। पिछले साल मतलब जो अभी 2023 वाला, क्योंकि इस साल का तो इंटरिम बजट है। यूपी का बजट इस बार की, इसकी टोटल कॉस्ट, इसकी बुक्स एंड ऑथर्स को आई दृष्टि मैगजीन से कर लीजिए। इंटरनेशनल अफेयर्स को ऊपर ऊपर एक बार स्क्रॉल करके देखिए। एसडीजीज जो हैं 17 के 17 रटे होने चाहिए, और एसडीजी के बारे में ब्रीफ फैक्ट कि कब आया, कौन सी रिपोर्ट के थ्रू आई। ये तो मैंने आपको सिंपल टास्क दे दिया था। वैसे तो पार्लियामेंट चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। एम लक्ष्मीकांत उठाइए और पार्लियामेंट चैप्टर को करिए। ठीक है, यही आज का टास्क ले लीजिए कि हाँ भैया लीजिए, लो मैं आज का टास्क ही लिख देता हूँ कि पार्लियामेंट चैप्टर को आपको करना है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये मोशन वो मोशन, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। कितने मेंबर लोकसभा में होते हैं, कितने राज्यसभा में होते हैं। और ये तो फैक्चुअल चीज़ हो गया, ये तो मैंने अपनी मेमोरी के लिए लिख दिया था। है ना, अपन ने कौशल स्कीम के बारे में देखा था, याद है आपको? यहाँ पे चलो ले, प्रधानमंत्री कौशल स्कीम कब आई थी? 2015 में। देन ये एंशियंट हिस्ट्री मिलिंद पानो बुक किसने लिखी? नागसेन ने। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टॉपिक को करिए। इंपॉर्टेंट एंशियंट मेडिवल बुक्स को करिए। बुद्धिज्म में चारों बुद्धिस्ट काउंसिल, और जैनिज्म में भी दो जैनिज्म की काउंसिल हुई थी, एक पाटलिपुत्र और एक वैशाली में, वो भी देखिए। एंड देन ज्योग्राफी में आइए। ज्योग्राफी में ओशियन का ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लो, 3-3 मिल गए, मैं शुरुआती 10 में ही। एंड देन आगे बढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री में जो ये टॉपिक दिए, वीमेन रिवोल्यूशनरी वाला टॉपिक देख लीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट और नासिफ अली चित्तगोंगा और मरी रेट। बस इतना करिए, यही आज का आपका टारगेट है। एंड अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन 10 हैं, लेकिन आप समझ रहे हो ना, मैं इतना बता दे रहा हूँ कि हद से ज़्यादा। नाव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे आउटपुट में लेते हैं। थैंक यू सो मच।